Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 11, chapter number 5, laws of motion. तो स्टूडेंट हम डायनामिक्स पार्ट पढ़ रहे हैं. ओके, मैकेनिक्स तो हमने मैकेनिक्स के दो ब्रांच थे जिसके अंदर हमने काइनेमेटिक्स तो स्टडी कर लिया. अभी हम डायनामिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे जिसका मेन हीरो जो है वो फोर्स है. तो फोर्स के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब जो भी टॉपिक्स है वो फोर्स के अराउंड ही आ रहे हैं. ओके, तो स्टूडेंट अभी तक हमने वीडियो लेक्चर की उसमें हमने डिस्कस किया न्यूटन्स के लॉ के बारे में. स्टार्टिंग में एरिस्टोटल का जो ऑब्जर्वेशन था रिगार्डिंग मोशन वो हमने देखा. फिर उसकी फेलेसी को ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए साइंटिस्ट आए जिसका नेम थे गैलीलियो. गैलीलियो ने मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट दिए अपने एक्सपेरिमेंट से. उस कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा करेक्शन करके मॉडिफाई करके हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया मोशन के जो भी लॉज है वो न्यूटन्स ने इंट्रोड्यूस किया. और उसके ऊपर से हमने 3 लॉ पढ़े, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ. तो स्टूडेंट न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था कि जब तक कोई बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तब तक जो बॉडी है वो अपनी स्टेट में ही रहेगी. फॉर एग्जांपल रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में होगा तो मोशन में ही रहेगा. वो हमने डिस्कस किया. सेकंड लॉ था चेंज इन मोमेंटम, जो है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो फोर्स के बराबर होता है. और थर्ड जो लॉ था वो क्या था? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, एक्शन और रिएक्शन जो था वो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है. ओके, तो वो हमने डिस्कस किया. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था मोमेंटम के बारे में. ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक तो मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. ओनली 11th में ही नहीं, 12th के अंदर भी आप यूज़ करने वाले हो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन. तो वो टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए. जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने किया था उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. क्योंकि स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर क्या होता है, हाफ पार्ट आपका थियरी पोर्शन होगा और हाफ पार्ट आपका न्यूमेरिकल्स हो गया. तो जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. ओके, और कॉम्पिटिटिव में तो ऐसे भी न्यूमेरिकल्स ही होते हैं. एमसीक्यू देखो तो उसमें न्यूमेरिकल्स ही होते हैं छोटे छोटे. ओके, तो वो सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्चुअल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो स्टूडेंट आज जो हम चैप्टर आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले चैप्टर के अंदर वो है अपना इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल. टॉपिक नंबर है 5.8. ओके, तो वो टॉपिक छोटा सा टॉपिक है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं. तो स्टूडेंट इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में ही रहे, ओके, चेंज ना करे अपना स्टेट, तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा. तो पॉसिबल कब है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब तक कोई बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, मतलब में नेट फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक बॉडी अपने जिस स्टेट में होगा वही स्टेट में रहना चाहेगा. ओके, मतलब कंटिन्यू मोशन का कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कंटिन्यू रखेगा. रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे ही रहेगा. तो वो फर्स्ट लॉ था न्यूटन का. तो वही इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल है कि कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब अपनी स्टेट चेंज नहीं करे, रेस्ट पे तो रेस्ट पे. फॉर एग्जांपल अभी जो आप बैठे हो तो आपके ऊपर का जो नेट फोर्स है वो क्या है? 0 हो रहा है, इसलिए आप इक्विलिब्रियम में है. जिस गैजेट के अंदर आप मुझे देख रहे हो वो गैजेट भी आपका क्या अभी इक्विलिब्रियम में, मोशन नहीं करा, रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही. तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? तो कि उस गैजेट के ऊपर और आपके ऊपर जो लगने वाले फोर्स है वो फोर्स का जो एडिशन है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. मतलब नेट फोर्स आपके ऊपर का जो एक्सटर्नल नेट फोर्स जो है वो आपका क्या हो रहा है? 0. तो इंटरनल फोर्स की हम बात नहीं करें. इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाते हैं. इंटरनल फोर्स भी होते हैं ये पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं क्योंकि हमारी बॉडी पूरे छोटे छोटे पार्टिकल्स से, एलिमेंट्री पार्टिकल्स से भी बनी होगी. ओके, सेल्स के अंदर क्या होगा? एलिमेंट्री पार्टिकल. कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी हम कंसिडर करें तो उसके अंदर वो किसका बना होगा? मॉलिक्यूल, एटम्स का बना होगा. और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल. एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर भी फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में. लेकिन वो इंटरनल फोर्स कभी भी मोशन को इंटरनल फोर्स से कभी भी मोशन नहीं होता है. तो आपको इंटरनल फोर्स का यहाँ पे डिस्कशन करना नहीं है, ओनली एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे हैं. ओके, इंटरनल फोर्स से कोई मोशन नहीं होता. सिंपल एग्जांपल है, आप कार के अंदर बैठ के अंदर से धक्का लगाओगे कार को, मतलब पीछे से सीट से आप धक्का लगाओगे तो कार मोशन करेगी नहीं. तो वो इंटरनल फोर्स से कभी भी मोशन नहीं होता. आपको बाहर उतर के धक्का लगाना पड़ेगा तभी कार आपकी आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल. तो वो समझने से पहले एक कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है? कॉन्करेंट फोर्स के लिए आपको
चैप्टर नंबर 4 जो था जिसके अंदर डिस्कस किया था मोशन इन प्लेन के अंदर वेक्टर्स के बारे में, तो वेक्टर्स के काफ़ी सारे टाइप्स थे, उसमें एक टाइप्स था कॉन्करेंट वेक्टर। तो कॉन्करेंट वेक्टर आपको पता होगा तो ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कॉन्करेंट फोर्स क्या, तो कि जो बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स है वो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट में से पास हो तो उसको कॉन्करेंट फोर्स बोला जाता है। मतलब में कोई बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा तो उस पॉइंट के अंदर से पास होने वाले मतलब उस पॉइंट में से पास होने वाले सभी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस बोलेंगे। मतलब लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट में से हो उस फोर्स की तो उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स। ओके, क्लियर। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स का हमें इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो देन पार्टिकल इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कोई बॉडी के ऊपर का जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा तो बॉडी कैसे होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो इक्विलिब्रियम को समझाना हो तो हम ऐसा बता सकते हैं कि एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, मतलब समेशन एफ इक्वल्स टू जीरो होगा तो बॉडी किस कंडीशन में होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। मतलब में एफ इक्वल्स टू हमें पता है एम ए होता है, तो एफ नेट आपका जीरो होगा तो आपका ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, जीरो। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मास जीरो नहीं होगा। अभी नेट एक्सेलरेशन जीरो मतलब में एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है उसको ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये भी आपका जीरो हो रहा है तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, जीरो होगा तो जीरो, मतलब रेस्ट होगा तो रेस्ट पे, और मोशन कर रहा है तो कंटिन्यू मोशन करेगा। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई। अभी स्टूडेंट इक्विलिब्रियम, कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तो उसके लिए मिनिमम 2 फोर्स तो लगने चाहिए। एक फोर्स से कभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये चौक है, ये क्या दिख रहा है आपको, इक्विलिब्रियम में लग रहा है। इक्विलिब्रियम में इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, नेट फोर्स जीरो है। ओके, लेकिन मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊँ, फिंगर से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊँ तो ये मोशन करेगा। तो मतलब मैं एक फोर्स से कभी भी आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। मिनिमम इक्विलिब्रियम के लिए 2 फोर्स तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, चलो उसको डायग्राम थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम थ्रू समझने के लिए एक यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक रिजिड सपोर्ट या तो सरफेस ले लेते हैं। अभी इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखते हैं, ब्लॉक ए या तो बॉडी ए रख रहे हैं। अभी स्टूडेंट कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर होगा, तो अर्थ के ऊपर उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, वेट फोर्स। हमारे ऊपर भी वेट फोर्स लग रहा है, हम बैठे हमारे ऊपर भी वेट फोर्स लगेगा, वो ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है टूवर्ड्स टू अर्थ। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वेट फोर्स वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं वेट फोर्स W इक्वल्स टू mg। क्लियर। अभी ये वेट फोर्स से तो ये बॉडी नीचे की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में मोशन होता है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ये नीचे की तरफ आ जाना चाहिए बॉडी। हम क्लास के अंदर बैठे, बेंच के अंदर बैठे, हमें चेयर के ऊपर बैठे तो हमारे ऊपर भी फोर्स लगना चाहिए, वो फोर्स की वजह से हम नीचे की तरफ चले जाने चाहिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो इसको बैलेंस करने वाला एक फोर्स होना चाहिए जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा हमें पता है, हमने कॉमन फोर्स के अंदर डिस्कस किया तो वो फोर्स होगा उसके अपोजिट में, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन या तो नॉर्मल फोर्स N। ओके, तो देखो mg को बैलेंस करने वाला सरफेस, जो सरफेस कॉन्टेक्ट में उस सरफेस से क्या होता है, एक नॉर्मल फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। क्लियर। ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसके ऊपर का जो फोर्स है, मतलब में W और N वो दोनों बैलेंसिंग में है। मतलब में इसका ऊपर का जो समेशन F है वो जीरो हो रहा है, या तो आप F नेट बोलो वो भी जीरो हो रहा है क्योंकि N प्लस mg इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, N इक्वल्स टू माइनस mg, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आपके पास ये ब्लॉक है जिसको हमने सरफेस पे रखा। अभी एक फोर्स इस तरफ लगा रही है जिसको मैं बोल रहा हूँ F1 वेक्टर, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है जिसको मैं बोल रहा हूँ F2 वेक्टर। ओके, तो देखो दोनों फोर्स इक्वल एंड ये बॉडी में क्या बोलूँ, बॉडी मेरी मान लो कि ये B है,
तो ये बॉडी बी इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो कि ये जो F1 और F2 वेक्टर है, मतलब फोर्स के जो वेक्टर है वो क्या होने चाहिए, उसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब इस बॉडी के ऊपर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है कौन कौन सा, F1 और F2, उनका जो एडिशन है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 0 होना चाहिए। मतलब एफ नेट का मतलब क्या है, बॉडी के ऊपर लगने वाला कितने भी फोर्स, वो सभी फोर्स क्या होने चाहिए, उस सभी फोर्स का जो समेशन है, एडिशन है, वो 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स F1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F2 वेक्टर। F1 और F2 सेम मैग्नीट्यूड और माइनस साइन इंडिकेट कर अपोजिट इन डायरेक्शन। मैं पेन को खींच रहा हूँ, ऐसे चौक को खींच रहा हूँ, दोनों साइड्स में सेम अमाउंट का फोर्स लगाओ तो ये बॉडी ऐसी की ऐसी रहेगी, रिमेन कांस्टेंट, इसका स्टेट कोई चेंज नहीं करेगा। तो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी। मान लो कि मैं राइट हैंड साइड पे ज़्यादा फोर्स लगाऊँ, इस साइड पे 10 न्यूटन का और इस साइड पे 5 न्यूटन का, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा उस डायरेक्शन में मोशन होगा। इस साइड पे 10 न्यूटन है इसलिए, लेकिन दोनों साइड 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स तो इसके ऊपर का क्या हो जाएगा, 0। तो ये बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ओके, जरूरी नहीं है कि वो खींचने वाला फोर्स ही हो, वो दबाने वाला फोर्स भी हो सकता है। ओके, तो वो फोर्स की बात करते हैं कि मान लो कि दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं अंदर की तरफ। ओके, ये आपका F2 वेक्टर, ये बॉडी C ले लेते हैं, और ये आपका F1 वेक्टर। तो इस केस में F1 प्लस F2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। दैट्स मीन्स F1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F2 वेक्टर। इसका मतलब क्या हो कि ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि समेशन F आपका क्या होगा यहाँ पे 0, मतलब में F नेट यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर। चलो, ये तो दो फोर्स की बात की, दो से ज़्यादा फोर्स हो तो क्या होगा। ओके स्टूडेंट, देखो कि एक फोर्स से कभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होने वाली नहीं है। इक्विलिब्रियम होने के लिए आपको मिनिमम 2 फोर्स की नीड होती है, तो ये 2 फोर्स की तो हमने बात कर ली। चलो, दो से ज़्यादा फोर्स हो तो कैसे सोल्व करें इसको। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट O है, ये मान लो कि कोई पॉइंट O है। ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल O ले लेते हैं, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स मान लो कि ये है F1 वेक्टर, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ F1 वेक्टर। ओके, दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ओके, ये आपका मान लो कि F2 वेक्टर। तो स्टूडेंट देखो कि यहाँ पे दोनों जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। F1 और F2 एक ही डायरेक्शन में नहीं है, एक इस तरफ एक ऊपर की तरफ है। तो इस केस में ये जो पार्टिकल O है उसके ऊपर का F नेट 0 नहीं होगा। ओके, क्योंकि F नेट 0 होने के लिए नीड क्या है, तो कि दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने चाहिए। यहाँ पे मान लो कि F1 F2 सेम अमाउंट का हो, लेकिन एक ही अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो इस केस में इसके ऊपर का नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। तो देखो, दो वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको दो वेक्टर मैंने यहाँ पे दिखा है, वेक्टर F1 और वेक्टर F2। दोनों की ये जो टेल है, टेल को टेल से मैंने यहाँ पे रखा है, तो टेल के ऊपर टेल रखते हैं, तो ये कौन सी मेथड से हम ये वेक्टर का सॉल्यूशन लाते हैं, इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने मोशन इन प्लेन में डिस्कस किया होगा, स्टडी किया होगा कि जब 2 वेक्टर के टेल टू टेल मतलब होते हैं तो उस केस में पैरेललोग्राम एडिशन लॉ अप्लाई होता है। वेक्टर एडिशन के 3 लॉ थे। एक था आपका 2 वेक्टर का एडिशन करना हो तो एक था आपके पास ट्राइंगल मेथड, जिसमें 2 वेक्टर के हेड और टेल जॉइंट करते थे। यहाँ पे टेल जॉइंट है तो यहाँ पे पैरेललोग्राम हम मेथड यूज़ करेंगे, और 2 से ज़्यादा हो तो उस केस में हम पॉलीगन लॉ यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो कि इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं F1 वेक्टर के पैरेलल, और ये F2 के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। ओके, और इसमें से रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बनाते हैं जॉइंट करने वाला। ओके, तो ये आपका मान लो कि ये है आपका F डैश वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि F डैश वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर।
क्योंकि रिजल्टेंट जीरो नहीं है। F1 प्लस F2 यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ओके, क्योंकि एक ही अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो इस केस में हमें इसको जीरो करना हो तो F1 डैश के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। मुझे इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम लाना है, तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो कि यहाँ पे मुझे O पॉइंट के ऊपर फोर्स जो लगाना है, मान लो कि F3 फोर्स लगाना है, वो इस फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, F1 डैश से अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट कि F13 जो वेक्टर है वो क्या होगा, माइनस F डैश। क्यों? क्योंकि मुझे O पॉइंट को इक्विलिब्रियम में लाना है। O पॉइंट को इक्विलिब्रियम में लाना हो तो F डैश जो फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है O पॉइंट के ऊपर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको मैंने बोला F3 वेक्टर। तो F3 वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, माइनस F डैश होगा। तो चलो इसको मैं सोल्व करूँ तो कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा फॉर्मूला कि F3 वेक्टर प्लस F डैश वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो तब ये पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, कि जब पार्टिकल के ऊपर का नेट फोर्स जीरो हो जाए तभी वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। चलो F डैश की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, वैल्यू पुट कर देते हैं, F3 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। ओके, इसको और अच्छे से लिखे तो मतलब मैं अरेंज करके F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, कोई बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स का एडिशन क्या होगा, 0, मतलब नेट फोर्स 0 हो रहा है। तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गया, आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। तो देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0। तो ये नेट फोर्स 0 हो गया इसकी बॉडी के ऊपर का। क्लियर है, दो से ज़्यादा लगने वाले फोर्स का केस भी हमने सोल्व किया। चलो ये तो 3 था, 3 से ज़्यादा भी आप दिखा सकते हो, ओके। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे आप कोई 3 ही फोर्स या 2 ही फोर्स, 3 से ज़्यादा भी दिखा सकते हो, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए ये इजीली आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ये आपका केस नंबर 1, ये आपका केस नंबर 2, ओके, ये आपका केस 3 और ये आपका केस नंबर 4। तो टोटल हमने 4 केस के। चलो स्टूडेंट, मुझे ये जो फोर्स है वो एक ही पॉइंट के ऊपर दिखाना है। ये देखो F3, F1, F2 जो है मुझे एक ही पॉइंट के ऊपर दिखाना, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। तो चलो ये मेरा O पॉइंट हुआ, ये मेरा F1 वेक्टर। अभी ये F1 वेक्टर के हेड के ऊपर मैं F2 वेक्टर, जो F2 वेक्टर कैसा है इस डायरेक्शन में, तो उसको मैं ऐसे अरेंज करूँगा, ये मेरा F2 वेक्टर, ओके। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर है मेरा वो क्या है, F3 वेक्टर, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा F3 वेक्टर। ये ट्रायंगल मेथड हुई। ट्रायंगल मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट, कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल, ओके, ऐसे एक ही डायरेक्शन में वेक्टर को अरेंज करते जाते हैं। तो स्टूडेंट देखो कि जो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है वही ये फाइनल पॉइंट पे है। सभी वेक्टर को ऐड करते जाए, F1 प्लस F2 प्लस F3, वो वापस वही पॉइंट पे है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वही है फोर्स लगने का। तो इसका मतलब है ये पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल मेथड से हम देखते हैं कि एक ही डायरेक्शन में हो तो हम ऐड करते हैं वेक्टर को। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ट्राइंगल मेथड क्या था, तो कि कोई पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्स जो है F1, F2, F3, तो ये सभी क्या हो जाते, ऐड हो जाते हैं। क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा ना, रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, एक ही डायरेक्शन वाले को ऐड करते हैं, ओके। हेड और टेल को ऐड करते, तो वो रिजल्टेंट आपको ये देता है। क्लियर, ओके। तो ये हमने फोर्स निकाला, जो वेक्टर जो फोर्स है, फोर्स का जो वेक्टर एडिशन है ट्रायंगल मेथड के अंदर, वो क्या होता है, 0 होता है जब हम इसको ऐसे ऐड कर जाते हैं, ओके। तो स्टूडेंट, इसको मुझे कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखे। ये तो चलो मुझे 3 फोर्स के बारे में बात हुई। डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाना हो तो x में कितना फोर्स लग रहा है, y में कितना लग रहा है, z में कितना लग रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हमें कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम उसको कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ और कंपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो चलो कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो मैं चलो F1 फोर्स के कंपोनेंट निकालूँ,
तो F1 फोर्स के कंपोनेंट क्या होंगे? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ F1 x वेक्टर प्लस F1 y ऐसे। तो चलो मैं x के ही सभी कंपोनेंट दिखा दूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ F1 x प्लस F2 x प्लस F3 x, मतलब x डायरेक्शन के मतलब जितने भी फोर्स है अपने F1 F2 F3 उसके x कंपोनेंट मैंने लिखे यहाँ पे। सिमिलर जो फोर्स 2 है, सॉरी फर्स्ट y कंपोनेंट लिखे तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर मतलब F3 y वेक्टर इक्वल्स टू 0। ऐसे ही मुझे z का कंपोनेंट निकालना हो z डायरेक्शन का, तो मैं लिख सकता हूँ F1z प्लस F2z प्लस F3z इजिकल टू 0। ओके, मतलब ये कंपोनेंट के फॉर्म में कि ये क्या शो कर रहा है, तो कि इसको फिजिक्स के अंदर लिखिए हम फिजिक्स की लैंग्वेज में वैसे लिखते हैं समेशन Fx इक्वल्स टू F1 प्लस F1x F2x F3x ओके इक्वल्स टू 0। सिमिलरली समेशन F5 मतलब y डायरेक्शन के जितने भी फोर्स है उसका एडिशन, सिमिलर z डायरेक्शन के जितने भी फोर्स है उसका एडिशन। ओके, तो ये तीनों फोर्स क्या हो गया आपके, तीनों कंपोनेंट 0 है, उसका मतलब क्या हो गया समेशन F आपका 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्शन के फोर्स 0, y डायरेक्शन के फोर्स 0 और z डायरेक्शन के फोर्स 0। उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? तो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो उसके ऊपर के लगने वाले नेट फोर्स 0 होने चाहिए। ओके, एक फोर्स होगा तो कभी भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि सिंगल फोर्स लगता है तो उस केस में F नेट नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसका मतलब ए नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। क्लियर? तो स्टूडेंट आई होप सभी को इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स है वो समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक से छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से आप न्यूमेरिकल अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।